Hello everyone, welcome to all of you. In this video, we now discuss about the final fall of मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन में फर्स्ट जो एम्पायर थे वो बहादुर शाह। फर्स्ट लास्ट जो मुगल साम्राज्य का पतन, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम जो बने थे, औरंगजेब का जो शासनकाल था उसके ख़त्म होने के बाद बहादुर शाह गद्दी पे, बहादुर शाह प्रथम। ठीक, तो उसके बाद से ये एक बृहद शासक था, ओल्ड रूलर, मतलब 63 ईयर की में गद्दी पर बैठा। और शाह ए बेखबर इसका मतलब उपाधि दी गई, बोला गया शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना गया। फिर उसके बाद से औरंगजेब की मृत्यु से उसके 3 पुत्र जीवित थे, और 3 पुत्र कौन थे? शाहजादा मुअज्जम और शाह आलम प्रथम बहादुर शाह। शाहजादा मुअज्जम जो था शाह आलम, ये बहादुर शाह था। सेकेंड जो थे शाहजादा आजम दक्षिण का ये सूबे देख रहा था। फिर उसके बाद शाहजादा कामबख्श जो था बीजापुर कर्नाटक का ये क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। फिर ये औरंगजेब जो होता है एक सशक्त शासन नहीं था, ये धर्म उत्पादी था, मतलब एक असहिष्णु शासक बोल सकते हैं कि मतलब एक ही धर्म, जैसे मुगल एम्पायर को ही ये प्रायोरिटी देता था। तो ये बहुत ही कत्लेआम करवाया, बहुत उन्मादी था। और ये कहीं ना कहीं जो बहादुर शाह इसके समय में जमींदार वर्ग जो थे, अमीर वर्ग थे, इनका शासन मतलब इनके पास अत्यधिक शक्ति थी और एक बृहद शासन मतलब वृद्ध शासन शासक था बहादुर शाह के बाद। तो ये क्या था, इनका फॉल टाइम स्टार्ट हो गया था, पतन होना मतलब मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, ये अपनी शासन बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मुग़ल एम्पायर जो औरंगजेब था उसके समय वो जमींदार और अमीर वर्ग और धार्मिक आर्थिक तनाव, मराठा संघर्ष, ये सब लोग मतलब बहुत सारे आंदोलन हुए उसके प्रति। फिर उसके बाद से सब उससे परेशान थे औरंगजेब के बाद से। तो एक सही मौका मिला बहादुर शाह प्रथम, तो धीरे धीरे अपने आप को मतलब ये कमज़ोर शासक रहे, उतनी अच्छी से अपन शासन शक्ति नहीं चला पाए। वैसे ही ये तो जून 1707 ईस्वी में जाजऊ का युद्ध हुआ, वॉर ऑफ जाजऊ। वो किसके बीच में हुआ था? मुअज्जम वर्सेस शाह आजम के बीच में हुआ था। इसकी पुत्री कुछ जल्दी पहुँच कर फेवर में ले लिया। शाह आजम मुअज्जम क्यों जीता था? मुअज्जम इसलिए जीता था कि सिख सेना के जो मुखिया थे सिख जंग के, वो इसके सिख सेना भी इसके साथ में हो गई थी और मुअज्जम को ही शासक बनाना चाहती थे। वो बंटवारा का विरोध किया। इसके पिता ने जेब ने जो धन था अपने बेटों में बराबर से बांटने के लिए बोला, लेकिन ये बंटवारे का विरोध किया उससे। फिर उनके बीच में सहयोग पुत्र जल्दी पहुंच गया, तो जल्दी फेवर में ले लिया। तो सब फेवर इसके मुअज्जम जीत गया। 1709 में कामबख्श को हराया, दोनों भाइयों को बहादुर शाह मरवा दिया। इसके समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार इसके समय में विघटन की पृष्ठभूमि जूलियाना की बीबी फदवा की उपाधि दी। जूलियाना पुर्तगाली महिला थी और ये महिला शिक्षिका के रूप में इसको नियुक्त किया गया था और सेम एज के थे। इस वजह से इसमें बहादुर शाह में इसको प्रेम हो गया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को उत्तराधिकारी गद्दी पर के लिए युद्ध हुआ। तो उसमें क्या, युद्ध के बाद जहांदर शासक पर बैठा और जुल्फ़िकार खां के द्वारा, जुल्फ़िकार एक वजीर थे उस टाइम, तो इनके द्वारा जहांदार शासक पर बैठा और एक मूर्ख व्यक्ति था ये। और कहा जाता है कि औरंगजेब की जो एक प्रेमिका थी जो लाल कुंवर थी, उससे इनका जो संबंध था। तो लाल कुंवर का औरंगजेब से एक संबंध था कि प्रेमिका थी, और औरंगजेब ने बहुत चीज़ें छोड़ दी थी अपने टाइम में, 4 शादियाँ की, लेकिन इसका पोता जहांदार था तो उससे इसका संबंध था। इसकी 2 गुना एज की थी ये लाल कुंवर। ठीक है, फिर उसके बाद इम्तियाज़ बेगम, इसको उपाधि दी इम्तियाज़ बेगम। ठीक है, ये लमटा मूर्ख शासक था, नीरा मूर्ख, डिसोल्यूट फूल, नीरा मूर्ख शासक इसको बोल सकते हैं कि अपने दादी की उम्र की मतलब उससे ये अपनी बेगम बनाया।
बोलता था कि ये मेरी बेगम है। दोगुने जहांदार, उसके बाद से जहांदार शासक, जो जहांदार का शासनकाल था 1712 से 1713, 1712 से 10 मंथ का शासनकाल रहा और ये डेथ हो गई। उसके बाद से वज़ीर था ये जुल्फ़िकार खां, और ये इसकी प्रेमिका थी कुंवर बेगम से संबंध था। और ये जजिया का अंत हुआ। जजिया का जुल्फ़िकार ने किया, क्योंकि इसी पूर्ण रूप से जजिया इसके ही समय ख़त्म हो गई, जहांदार वज़ीर जुल्फ़िकार ने, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अब ये मुग़ल शासन जो होते बहुत कमज़ोर हो चुका है, धीरे धीरे इसका अंत होगा। और औरंगज़ेब लोग इसके प्रति आंदोलन करने लगे जब औरंगज़ेब ने जजिया कर लगाया पुनः, तो इसकी वजह से। फिर उसके बाद से फ़ारूक सियार का जो शासनकाल था 1713 से 1719 में, ये घृणित शासन था, डिसगस्टिंग रूलर। इसने ही अंग्रेज़ों को पूर्ण रूप से व्यापार करने का बिना किसी कर टैक्स को मतलब बेच दिया, समझ लीजिए कि अपने शासनकाल में। आज़म उस शान का पुत्र था ये। आज़म उस बहादुर शाह के पुत्र का आज़म उस शाह का पुत्र था। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आया। अध्यक्ष के थे जॉन सूरमन, और उस डॉक्टर हैमिल्टन को भी अपने साथ में। उसको एक ऐसे जगह किसी प्रकार का फोड़ा हो चुका था और उसको वो सही नहीं हो रहा था, तो ये इसके बारे में पूरा जान कि दिल्ली सल्तनत में मतलब भारत में कौन शासक है। तो फिर उसके बाद से उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो वो हैमिल्टन गया और हैमिल्टन उसका इलाज किया और ये फ़ारूक सियार सही हो गया। फ़ारूक सियार ने 1717 में दस्तक जारी किया और ईस्ट इंडिया को मैग्ना कार्टा की बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री फ्रेड ये क्या करे अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर इसके वज़ीर सैयद बंधु हुसैन अली अब्दुल्ला थे। हुसैन अली पटना का शाह सूबेदार था। हुसैन अली जो था पटना का शाह सूबेदार था, और दक्षिण का सूबेदार मीर बख्शी था। और मीर बख्शी, ये भी मीर बख्शी की उपाधि लिया था। पटना का शाह सूबेदार था, दक्षिण का सूबेदार और मीर बख्शी। और अब्दुल्ला जो था वज़ीर था और इलाहाबाद का शाह सूबेदार था। तो ये इनको इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ मिली, और ये सैयद वंश थे और ये दोनों भाई थे। इसे मुग़ल से में सम्मिलित थे और इसके सपोर्ट से फ़ारूक गद्दी पर बैठा। और इन्हीं लोगों के दोनों सैयद बंधु के सपोर्ट से फ़ारूक सियार जो था वो गद्दी पे आया। और बंदा बैरागी की हत्या फ़ारूक सियार ने करवाई थी। बंदा बैरागी की हत्या उस टाइम करवाई थी। फ़ारूक सियार की हत्या करवाई 2 भाइयों ने, साहू जी महाराज के सपोर्ट। तो जो फ़ारूक सियार था, ये उनकी बातें जो सैयद बंधु थी इनकी हुसैन अली अब्दुल्ला की बातें नहीं सुना कुछ। फिर उसके बाद से फ़ारूक सियार की इन्होंने हत्या करवा दी। किसके सपोर्ट से? साहू जी महाराज के सपोर्ट से इन्होंने फ़ारूक सियार की हत्या करवा दी, दोनों भाइयों ने। रफ़ी उद दर्ज 1719 में बहादुर शाह के पुत्र रफ़ी उस शान का पुत्र था और 3 महीने का इसका शासनकाल था। फिर उसके बाद से रफ़ी उद दौला 1719 में, ये शाहजहाँ द्वितीय, ये रफ़ी उद दर्जत का बड़ा भाई था। ठीक है, तो ये बहादुर शाह के पुत्र रफ़ी उस शान के पुत्र का ये 3 रफ़ी उद दौला, ये 1719 में इनकी मृत्यु हो गई। नफीस और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु वही लोग करवाए। तो फिर उसके बाद से नफीस सुआर 1719 में, फिर इसका भी शासनकाल ख़त्म हो गया। उसके बाद से चौथा शासन आया था मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 में। ये विलासिता में रहता था, मस्त रहता था अपने। तो फिर उसके बाद से भोग विलास में बहादुर शाह का पुत्र जमान शाह का पुत्र था। मूल नाम था रोशन अरबतर। तो इन लोगों के शासनकाल में जो था सैयद वंश के जो सैयद बंधु थे उनका वो लोग अपने हिसाब से उन शासन सत्ता कंट्रोल उनके हाथ में था। और हर साल वो जब मर्जी जो उनके खिलाफ ज़्यादा था, चाहे उनकी जो बातें नहीं सुनता था, वो अपना शासक को बदलते रहते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला फिर चौथा आया 1719 से 1740 विलासिता में रहता। बहादुर शाह के पुत्र जमान शाह का पुत्र था और इसको पता चल गया था कि ये सैयद बंधु जो हैं उसको ये लोग उनकी चाल को समझ गया था।
तो वो क्या सैयद बंधु का क्या करे, खात्मा कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं का खात्मा कर दिया और चीन क्लिक खां आसाफ खां की मदद से चाकुओं जहर दे साहब खां की मदद से आसफ खां भी उपाधि देती गई थी मदद से इस चाकुओं को से और जहर देकर उनको मरवा दिया। और क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र अपने आप को घोषित करे। जैसे कि हैदराबाद में 1724 में चिनक्लीज खां जो था वो निज़ाम उल मुल्क, 1722 में पद मुग़ल शासन में वजीर का पद था और ये अपने आप को क्या कर दिया, हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर अवध में सादत का बुरहान उल मुल्क की इसकी उपाधि थी। ये 1722 में अवध का सूबेदार था, ये भी स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये अवध का शासन अवध ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। साउदत खान बुरहान उल मुल्क ये क्या कहता है, 1722 में अवध का सूबेदार को घोषित करते हैं। बंगाल में मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप। मथुरा में भरतपुर में बदन सिंह अपने आप को घोषित है। बाजीराव के बारे में कलाकार बनाती थी, उसमें अपने सैनिकों के पास सैनिक रहकर सोता था उसे। तो उसके बाद से ही अपने आप को भरतपुर में मथुरा भरतपुर बदन सिंह थे, ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय बहुत सारे शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। फिर 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर उसके बाद से फिर दिल्ली छोड़कर मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया। फिर उसके बाद से 1729 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह एक था ईरानी नेपोलियन था, वो भारत आया था। तो वो क्या किया था कि दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर जब नादिर शाह भाग रहा था तो वो करनाल में इसके साथ युद्ध हुआ, हरियाणा। फिर उसके बाद से साउदात वज़ीर की पोस्ट लेने के लिए इन्होंने सेना में भेंट डाली और ये नादिर शाह जान गया था कि जो मुग़ल शासक है वो कम मतलब इम्परेटर जो होता है वो अब धीरे धीरे कमज़ोर हो चुका है। तो उन्होंने ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने बोला कि क्यों लड़ रहे हो, चाहे जो भी कुछ है कत्लेआम। तो उसने बोला कि संधि उनके बीच एक ट्रीटी साइन हुई और ट्रीटी साइन के बाद उन्होंने नादिर शाह ने ये रखा प्रस्ताव कि 2 करोड़ का डिमांड रखा। लेकिन साउदात खान ने बोला कि इनके पास बहुत सारे धन है, लूट कर रखे हैं। तो फिर क्या नादिर शाह फिर इसको मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद शाह और रंगीला को लेकर फिर दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद से फिर इन्होंने बहुत सारे 70 करोड़ धन लूटे और धन लूटने के बाद से जनता उस टाइम बहुत सारे परेशान हो गई थी करों से, हर चीज़ से, मुग़लों से। तो फिर नादिर शाह को लूट लिया। नादिर शाह फिर अगेंस्ट क्या किए, बहुत सारे 70 करोड़ का धन और ज्वेलरी को हिनूर हीरा ले लिया और फिर तख्ते ताउस। फिर उसके बाद से ईरान नेपोलियन था, फिर ये इतना तख्ते ताउस फिर चला गया। ये नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और ईरान नेपोलियन का हिनूर हीरा ले गया, 70 करोड़ ज्वेलरी। फिर उसके बाद से मुग़ल नाम मात्रा बन रहेगी, मुग़ल एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर उसके बाद से अहमद शाह 1748-1754, आलमगीर जो 1754, आलमगीर सेकेंड 1754-1759, फिर शाहजहाँ थर्ड 1759, शाह आलम सेकेंड 1760 से 1806, अकबर सेकेंड 1806 से 37, बहादुर शाह जफ़र 1837 से 57। ये अंतिम मुग़ल शासक था, अंग्रेज़ द्वारा कैद हो गया। 1858 में रंगून वर्मा भेज दिया गया और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। दरबारी कौर मिर्ज़ा गालिब थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया।